हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल टीसी पॉइंट। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि आपको पता होगा, यूपी ट्रिपल एस सी के द्वारा जो जीटीए का एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है, जिसको हम कृषि प्राथमिक सहायक के नाम से भी जानते हैं। इस बार आयोग ने सिलेबस बदल दिया है, आप सबको पता होगा। तो जो पहला सेक्शन है नए सिलेबस के हिसाब से वो है एग्रीकल्चर का, दूसरा सेक्शन है वो कंप्यूटर का, और तीसरा सेक्शन यूपी जीके का रखा गया है। तो जो यूपीजी का सिलेबस है उसमें जो पहला चैप्टर है वो है उत्तर प्रदेश का इतिहास। एक बार हम ऑफिशियल सिलेबस देख लेते हैं। तो जो इसका ऑफिशियल सिलेबस है वो स्क्रीन पर इस प्रकार आप देख सकते हैं। तो इसमें जो पहला चैप्टर है वो है हिस्ट्री का, दूसरा कल्चर का, आर्ट का, आर्किटेक्चर का। आप चाहें सिलेबस का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हालांकि आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, इसकी वेबसाइट पर भी मिल जाएगा। तो जो आज का हमारा लेक्चर है वो लेक्चर हिस्ट्री का होने वाला है, जो कि इसका पहला चैप्टर है। और ये वन शॉट लेक्चर होगा। हम प्रयास करेंगे कि एक ही लेक्चर में हिस्ट्री को कवर कर लें, अच्छे से रिवाइज कर लें, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए सिलेबस स्टार्ट करते हैं, लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक बार हम उत्तर प्रदेश के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, ठीक है। तो जो उत्तर प्रदेश है उसे राज्य का दर्जा कब मिला? 24 जनवरी 1950 को। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन पूरे एक नंबर की आती हैं, तो मिस नहीं करना है। राजधानी लखनऊ है, सबसे बड़ा शहर भी लखनऊ है। जिले 75 हैं। राज्यपाल, जो वर्तमान राज्यपाल हैं, आनंदीबेन पटेल जी हैं। वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। और यहाँ का जो विधानमंडल है वो द्विसदनीय व्यवस्था से युक्त है। द्विसदनीय व्यवस्था का मतलब यहाँ पर विधान परिषद भी होगा और विधानसभा भी। अपने भारत देश में बहुत ही कम ऐसे राज्य हैं जहाँ पर द्विसदनीय व्यवस्थाएं हैं। उन राज्यों में से एक उत्तर प्रदेश भी है। तो विधान परिषद की सीटें हैं 100 और विधानसभा की सीटें 403। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। संसदीय क्षेत्रों की बात करें तो संसदीय क्षेत्रों में राज्यसभा की 31 सीटें हैं और लोकसभा की 80 सीटें हैं, ठीक है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी उत्तर प्रदेश के बारे में। अब हम अपना लेक्चर स्टार्ट करेंगे, उत्तर प्रदेश का इतिहास। तो उत्तर प्रदेश का इतिहास हम स्टार्ट करते हैं प्रागैतिहासिक काल से। प्रागैतिहासिक का मतलब है कि जो इतिहास, इतिहास का भी इतिहास है, समझ लीजिए आप, बहुत पुराना। तो उत्तर प्रदेश में पुरापाषाण कालीन सभ्यता के अवशेष किन लोकेशन पर मिले? वो कुछ इस प्रकार हैं। चकिया, जो कि चंदौली डिस्ट्रिक्ट में है, सिंगरौली घाटी और बेलन घाटी प्रयागराज की, ठीक है। तो ये तीन ऐसे पॉइंट थे जहाँ पर पुरापाषाणकालीन सभ्यता के अवशेष मिले। कौन कौन से हैं? चकिया है, सिंगरौली है और बेलन घाटी है। इन तीन, हालांकि ये तीनों इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम बात करेंगे बेलन घाटी के बारे में, क्योंकि इससे जुड़ी काफ़ी पॉइंट हमें मिले थे। तो जो बेलन घाटी है वो प्राचीनतम स्थलों में से एक है जहाँ पर मानव का प्रथम बसाव हुआ। बहुत जगहों पर मानव का प्रथम बसाव हुआ होगा, उन सारे जगहों में से एक जगह बेलन घाटी भी है। और इसको हम बेलन घाटी क्यों बोलते हैं, इसके पीछे एक कारण है, क्योंकि ये जो घाटी है वो बेलन नदी की घाटी है, जो टोन्स की सहायक नदी है। अब यहाँ पर तीन पॉइंट तैयार होते हैं कि टोन्स की सहायक नदी कौन है? बेलन नदी। बेलन नदी पर कौन सी घाटी है? बेलन घाटी। और बेलन घाटी जो है वो पुरापाषाणकालीन सभ्यता के अवशेष इस घाटी में पाए गए थे। इसकी खोज जो है करी थी, बेलन घाटी की खोज प्रोफेसर जी.आर. शर्मा जी ने करी थी। और जी.आर. शर्मा ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के पूर्व अध्यक्ष थे, ठीक है। तो हम यहाँ पर समझेंगे कि जो बेलन घाटी है, बेलन घाटी ये तो बेलन नदी की, बेलन नदी पर है। दूसरा टोन्स की सहायक नदी है और प्रोफेसर जी.आर. शर्मा ने इसकी खोज करी थी, ठीक है। तो आगे हम बढ़ेंगे इसी क्रम में। अब बात करेंगे लोहंदा नाले की। तो लोहंदा नाले में मातृ देवी की मूर्ति मिली थी, जो कि अस्थि निर्मित थी। तो यहाँ से प्रश्न बनेगा कि अस्थि निर्मित मातृ देवी की मूर्ति किस स्थान पर पाई गई थी? तो वो थी लोहंदा नाले, और वो जगह थी बेलन घाटी, ठीक है। यहाँ पर औजार जो हैं वो क्वार्टजाइट पत्थर के बने हुए औजार थे। तो ये सारे पॉइंट थे बेलन घाटी के बारे में।
बात करेंगे मध्य पाषाण कालीन सभ्यता के अवशेष के जो प्रमुख क्षेत्र हैं वो कौन कौन से थे। वो है सराय नाहरराय, महादहा, दमदमा और चौपानी मांडू। इनमें से जो टॉप 3 लोकेशन है ये प्रतापगढ़ जिले में है, और प्रतापगढ़ जिला जो है आपको पता होगा आंवले के उत्पादन के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। ठीक है, तो ये 3 ऐसे पॉइंट हैं जो मध्य पाषाण कालीन सभ्यता के जहाँ पर अवशेष पाए गए थे। अगला पॉइंट है 15 समाधानों की खोज। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करिएगा, हम आपको ये पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा देंगे। तो 15 समाधानों की खोज जो है उनके लिए कुछ 2 पॉइंट हमें मिले हैं। पहला है प्रयागराज। प्रयागराज में मेजा, करछाना, फूलपुर, बारा, कोरापुर। दोबारा बोलिए, मेजा, करछाना, फूलपुर, बारा और कोरापुर। प्रतापगढ़ में सराय नाहर जो जगह थी यहाँ पर समाधान पाए गए थे। अब बात करें कि यहाँ पर विशेष बात क्या थी, वो थी कि जो यहाँ पर मृतक के अवशेष मिले थे उनके सर जो है पश्चिम दिशा की ओर थे। यहाँ से भी क्वेश्चन उठता है कि ऐसे मृतक कहाँ पाए गए थे जिनके सर पश्चिम दिशा की ओर थे, तो उनकी लोकेशन बताइए। तो वो प्रयागराज, प्रतापगढ़। ठीक है, आप इनको याद रखिएगा, बहुत ही काम आएंगे आपको सारे पॉइंट। अगला पॉइंट है मध्य पाषाण कालीन झोपड़ियाँ और मिट्टी के बर्तन, ये चौपानी मांडू से मिले थे। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे ये 3 लोकेशन प्रतापगढ़ की थी। चौपानी मांडू जो है वो प्रयागराज की एक लोकेशन है जो कि मेजा तहसील के पास में थी। बात करेंगे मध्य पाषाण कालीन उपकरणों की। तो इस समय जो उपकरण पाए गए हैं वो है चूल्हा, सिंक के आभूषण, और ये किस लोकेशन पर मिले हैं, प्रतापगढ़। आपने एक चीज नोटिस करी होगी तब से प्रतापगढ़ प्रयागराज, प्रतापगढ़ प्रयागराज, तो इट मीन्स ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोनों के दोनों। ये दोनों लोकेशन बहुत ज़रूरी हैं एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। तो बात करेंगे प्रतापगढ़ की। यहाँ पर सराय नाहरराय, महादहा और दमदमा, ये 3 लोकेशन है जिसमें सराय नाहरराय से झोपड़ी का फर्श मिला है, अस्थायी निवास स्थान, युद्ध के कुछ अवशेष मिले हैं और 8 गर्त चूल्हे। ये तीनों चीजें कहाँ पे थी, सराय नाहरराय से। अगला है हमारा क्वेश्चन युगल समाधियाँ। क्वेश्चन नहीं, पॉइंट है। महादहा में क्या मिला है, युगल समाधियाँ मिली हैं। हड्डी के बाणाग्र मिले। बाणाग्र का मतलब से अगर सपोज दैट ड्राइंग तो खराब है थोड़ी, ये बाण है तो बाण का जो आगे वाला हिस्सा होता है जो नुकीला पार्ट होता है, तो ये जो है हड्डी का बना होता था। महादहा से जो बाण मिले हैं उन बाणों में, और आभूषण भी यहाँ पर मिले हैं। अगला है पॉइंट, इसको थोड़ा, हाँ अब ठीक है। तो दमदमा से क्या मिलेगा, 41 समाधान मिले हैं, 5 युगल समाधियाँ। जितने भी पॉइंट ऐसे दिए जाए 5, 10, 11 करके, तो इनको आप लिख लो या याद कर लो। याद तो करना ही है, लिख लोगे ज़्यादा बेटर रहेगा। तो दमदमा से 5 युगल समाधियाँ, युगल का मीन्स जोड़ा। एक समाधि में 3 मानव कंकाल, ये देखो यहाँ से क्वेश्चन यूपीपीसीएस में आया हुआ है। तो एक समाधि में 3 मानव कंकाल किस जगह पर मिले थे, दमदमा से मिले थे, और ये दमदमा कहाँ है, प्रतापगढ़ में है। ये यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2016 का प्रश्न है। तो यहाँ पर हर एक पॉइंट ऐसे मान लीजिए, मतलब मैंने बहुत ही ब्रीफ करके नोट्स तैयार किए हुए हैं, तो आप किसी भी पॉइंट को मिस मत करिए, और लेक्चर के लास्ट तक रहेंगे तो आपको खुद आइडिया लग जाएगा कि क्या कंटेंट है इस लेक्चर में। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 17 मानव कंकाल। इनके बारे में हमें लेखैया सलाश्रय से पता चलता है जो कि प्रयागराज में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे धान की खेती के साक्ष्य कहाँ मिले हैं, कोल्डियावा नाम की जगह से मिले थे। हम या जो भी स्टूडेंट एग्रीकल्चर की तैयारी कर रहे हैं वो, उनके लिए पॉइंट बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है, क्योंकि एक तो वो एग्रीकल्चर के स्टूडेंट है तो एग्रीकल्चर के पर्सपेक्टिव से भी इम्पोर्टेंट है ये, दूसरा हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से। धान की खेती के साक्ष्य कहाँ मिले थे, कोल्डियावा नाम की लोकेशन से। तो ये तो था मध्य पाषाण कालीन इतिहास के बारे में। अब हम बात करेंगे मृदभाण संस्कृतियों की। मृदभाण वर्ड जो है वो 2 शब्दों से मिलकर बना है। एक है मृद, और दूसरा है भाण। तो मृद का वर्ड होता है सॉइल, मृदा, और भाण मीन्स बर्तन। ठीक है, तो मृद भाण का मतलब है मिट्टी से बने हुए बर्तन। इनकी भी संस्कृतियां थी, संस्कृतियां मतलब विविधताएं थी। अलग अलग लोकेशन पे अलग अलग तरह के बर्तन बनाए जाते थे। तो यहाँ पर कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट संस्कृतियों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। पहला है काले एवं लाल मृद भाण। तो यहाँ पर काले और लाल रंग के मृदभाण पाए गए थे, और ये हड़प्पा कालीन सभ्यता से थे।
हड़प्पा कालीन मीन्स हड़प्पा की जो सभ्यता थी उसी टाइम के इक्विवेलेंट में। और लोकेशन क्या थी? आलमगीरपुर, अहिक्षत्र, हस्तिनापुर, अतरंजी खेड़ा। नेक्स्ट है गैरिक मृतभांड, जिनकी टाइमिंग 2000 से यहाँ पर टाइम दिया हुआ है। नेक्स्ट है राजपुर, इसकी लोकेशन थी मायापुर, बिठूर, बदाऊं, परसू, अतरंजी खेड़ा, अहिच्छत्र और हस्तिनापुर। अगला है चित्रित धूसर मृतभांड, इन पर चित्रकारी हुई थी और ये धूसर रंग से थे। इनका जो टाइमिंग है वो है वैदिक काल का। इसकी जो लोकेशन है वो है मथुरा, आलमगीर, अहिच्छत्र, हस्तिनापुर। यहाँ पर कुछ चीज़ें कॉमन, जैसे अगर आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, जैसे ये अहिच्छत्र है, हस्तिनापुर है, अतरंजी खेड़ा, ये देखो यहाँ पर भी है। तो ये तो आपको याद ही रखने हैं, लेकिन वो ज़्यादा याद रखने हैं जो कॉमन है, जिस जो कॉमन नहीं है, सॉरी। आलमगीरपुर हो गया, राजपुर हो गया, मथुरा हो गया, तो ये इनके कॉमन पॉइंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, इनको याद रखना। नेक्स्ट जो है बर्तन है वो उत्तरी काले पॉलिश युक्त मृतभांड, जिनका समय जो है वो मौर्य काल का है। इनकी लोकेशन हस्तिनापुर, कौशाम्बी, श्रावस्ती आदि जगहों पर ये पाए गए थे। तो ये थी मृतभांड संस्कृतियाँ, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। अगला बात करें आद्य ऐतिहासिक काल की। अभी तक हम प्रागैतिहासिक काल की बात कर रहे थे, अब हम बात करेंगे आद्य ऐतिहासिक काल की, जिसका जो टाइमिंग है 3000 से 500 ईसा पूर्व है। जो आद्य ऐतिहासिक काल था, अच्छा यहाँ पर एक पॉइंट आता है, ये ईसा पूर्व और ईसवी में क्या अंतर है। जैसे आप असल में जो ये टाइमिंग का जो पैरामीटर है ना, ये जो ईसा मसीह थे, इनके जन्म से संबंधित है। ईसा मसीह सपोजेड, अगर ये पॉइंट ऑफ टाइम जो है ईसा मसीह का जन्म काल है, तो इसके बाद का जो समय है वो ईसवी के नाम से जाना जाएगा। और ईसा मसीह के जन्म के पूर्व का समय ईसा पूर्व। तो अगर इधर आप देखेंगे, जैसे तो यहाँ पर मान लो जो टाइम रही होगी वो 1 2 3, तो ये इस तरफ से बढ़ेगी, ठीक है। अब ये अपोजिट में जाएगी, जैसे अगर यहाँ पर हम कहें 10 वर्ष ईसा पूर्व और 20 वर्ष ईसा पूर्व, ठीक है, तो ये कम टाइमिंग है। और ये इसके तो जो हम टाइम चलेगा यहाँ पे वो चलेगा 20 ईसा पूर्व से 10 ईसा पूर्व की ओर, ठीक है, तो इस तरह से चलेगा। और ये जैसे अभी सन चल रहा है 2025, तो ये 2025 क्या है? ईसवी है, मीन्स ईसा मसीह का जन्म है वो 2025 वर्ष पूर्व हुआ था। तो ये आपको पता होना चाहिए, हालांकि बहुत बच्चों को पता होता है, लेकिन फिर भी मैंने बता दिया। बहुत सारे हमारे प्यारे बच्चे नए भी हैं, उनको नहीं पता होगा, ठीक है, छोटी सी बात थी लेकिन मैंने डिस्कस कर ली। अब हम बात करेंगे आधे आधे से काल की। तो तांबे का प्रयोग यहाँ पर होता था, कांसे का तो सबसे पहले तांबे का हुआ है, उसके बाद कांसे का हुआ है, फिर लोहे का प्रयोग हुआ है, ठीक है। और जो ये संस्कृति थी, हालांकि यहाँ पर तांबे का प्रयोग काफी प्रचुर मात्रा में होता था, इसलिए संस्कृति को ताम्र पाषाणिक संस्कृति कहा गया है, ठीक है। ताम्र मीन्स तांबा होता है और पाषाण मीन्स पत्थर होते हैं, ठीक है। तो अगर पूछा जाए कि किस काल की संस्कृति ताम्र पाषाणिक संस्कृति बोली जाती है, वो आधे आधे काल की संस्कृति थी। नेक्स्ट है, इस संस्कृति का बड़ा हिस्सा जो है वो हड़प्पा संस्कृति या सिंधु सभ्यता से संबंधित था। इसका बड़ा हिस्सा ही हड़प्पा संस्कृति था, ठीक है। दक्षिण एशिया की प्रथम नगरीय संस्कृति थी, ठीक है, जिसको रेडियो कार्बन बेसिस का टाइम पता किया गया वो 3500 से 1300 ईसा पूर्व है। जैसा कि मैंने अभी बताया था ना कि 3500 से, तो ये जैसे ये टाइमिंग कहाँ रहा हुआ, 3500 इधर और फिर 1300 इधर, तो ये इस तरफ से चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश की हड़प्पाकालीन बस्तियां कौन कौन सी थी, ये पॉइंट थोड़े याद रखने वाले हैं। तो पहला है हुलास नाम की लोकेशन, जो सहारनपुर जिले में स्थित है। मानपुरा, बुलंदशहर, कैराना, शामली, बड़ा गांव, बागपत, मांडी गांव, मुजफ्फरनगर, आलमगीरपुर, ठीक है। तो ये लोकेशन वो हैं जहाँ पर हड़प्पा कालीन बस्तियां थी। आप यहाँ पर देख रहे होंगे हर बात में उत्तर प्रदेश आ रहा है, इसलिए क्योंकि हम यूपी जी के पढ़ रहे हैं, तो जो यूपी से संबंधित चीजें बस हम उन पर थोड़ी फोकस करेंगे, ठीक है, उन्हीं पर हमारा ज्यादा फोकस रहेगा। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। तो आलमगीरपुर की बात करें तो आलमगीरपुर में मनके मिले थे, कटोरी के टुकड़े मिले थे, चौकी मिली थी रोटी बेलने वाली, मिट्टी के बर्तनों पर गिलहरी और मोर की चित्रकारी मिली थी, और लेखन कला के जो साक्ष्य थे वो भी हमें आलमगीरपुर से मिलते हैं। बात करें रामायण की, तो रामायण के रचनाकार महर्षि वाल्मीकि हैं। रचना स्थल ब्रह्मावर्त बिठूर, जो कि कानपुर के पास स्थित है।
यहाँ से ये क्वेश्चन अक्सर पूछ लेते हैं, विठूर ना देके ब्रह्मावर्त देते हैं ऑप्शन में, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, ब्रह्मावर्त ही लगाना है आपको। और रामायण में क्या है, हालांकि आप सबको ही पता होगा, लेकिन फिर भी अयोध्या के इक्ष्वाकु राजवंश से संबंधित महाकाव्य है। नेक्स्ट है महाभारत, वेद व्यास जी इसका रचयिता है, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। जो प्रश्न आता है वो यहाँ से आता है कि इसका पुराना नाम क्या था, जयसंहिता था। अब बात करेंगे ऐतिहासिक काल की। हम अभी तक अनेक काल पढ़ चुके हैं, प्रागैतिहासिक काल पढ़ चुके हैं, आद्य ऐतिहासिक काल पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब आए बात ऐतिहासिक काल की। तो ऐतिहासिक काल की हम बात करेंगे तो इसको ऋग्वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल के नाम से जानते हैं, जो कि 1500 से 1000 ईसा पूर्व माना जाता है। वैदिक सभ्यता जो थी वो आर्यों द्वारा निर्मित थी। भाषा आर्यों की थी संस्कृत, धातु थी लोहा, जिसको श्याम आयस के नाम से जानते हैं। ये पॉइंट इंपोर्टेंट है। मुख्य केंद्र उत्तर प्रदेश, जिसको पूर्व में क्या कहते थे, मध्य प्रदेश कहते थे। पूर्व में बहुत पहले, न कि दिशा की बात। तो उत्तर प्रदेश को हम बोल सकते हैं कि इसको मध्य देश के नाम से भी जानते थे। और जो इसका विस्तार था वैदिक सभ्यता का, वो सरस्वती नदी से लेके गंगा का जो दोआब क्षेत्र है वहां तक था। इसी में एक महाजनपद आता है पांचाली राज्य, जिसकी राजधानी कौंपिल्य थी, जिसका जो अभी वर्तमान अगर हम क्षेत्रफल की बात करें तो वो बदायूं, बरेली, फर्रुखाबाद आदि जिलों में आता है। तो ये था ऐतिहासिक काल की बात। अब इसी ऐतिहासिक काल में जैसे ये था पूर्व वैदिक काल, ठीक है, 1500 से 1000 ईस्वी। अब आता है उत्तर वैदिक काल, जो 1000 से 600 ईसा पूर्व की बात होती है। तो यहाँ पर क्या क्या पाया गया था, यहाँ पर लाल मृदभाण पाए गए थे, यहाँ पर गोत्र की व्यवस्था देखी गई थी। अंतिम चरण को, जो उत्तर वैदिक काल का अंतिम चरण था, उसे महाकाव्य काल कहते हैं। और उसमें बताया जाता है कि काशी का राजा जो है वो अजातशत्रु है। इसको हम एक बार फिर से रिपीट करेंगे। ऐतिहासिक काल पूर्व वैदिक काल में और उत्तर वैदिक काल में दो भागों में है। पूर्व वैदिक काल को ऋग्वैदिक काल भी बोलते हैं। यहीं पर वैदिक सभ्यता जो कि आर्यों द्वारा निर्मित थी, भाषा इनकी संस्कृत थी, धातु लोहा, मुख्य केंद्र मध्य देश उत्तर प्रदेश, विस्तार सरस्वती नदी से लेके गंगा के दोआब क्षेत्र तक। पांचाली राज्य जिसमें इसके बारे में बात होती है, तो ये इसकी राजधानी थी कौंपिल्य। और जो अभी वर्तमान एरिया की बात करें तो उसमें बदायूं, बरेली और फर्रुखाबाद जिलों में ये एरिया आता था, ठीक है। उत्तर वैदिक काल में लाल मृतभाण पाए गए हैं, गोत्रीय व्यवस्था थी। अंतिम चरण, उत्तर वैदिक काल के अंतिम चरण को महाकाव्य काल कहते हैं, और जिसमें काशी का राजा अजातशत्रु बताया गया है। तो ये थी बात ऋग्वैदिक काल की। अभी इसमें कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन अक्सर आते हैं। तो ऋग्वैदिक कालीन जो सभ्यता थी, ऋग्वेद की बात करें तो जो कि सबसे पुराना वेद है, जिसके प्रवर्तक कौन थे, आर्य थे, ठीक है। विस्तार की बात करें तो गंगा की ऊपरी घाटी से अफगानिस्तान, पंजाब तक। इसको सप्त सैंधव क्षेत्र भी बोला गया है, ये पॉइंट आता है। सप्त सैंधव क्षेत्र इसलिए बोला गया है क्योंकि ये 7 नदियों का क्षेत्र था। तो इन 7 नदियों के बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं। तो पहला है सिंधु नदी, सरस्वती नदी, ये तो नाम अभी भी मतलब बोले जाते हैं। तीसरा है सतुद्री नदी, सतुद्री नदी, जिसको वर्तमान में सतलज के नाम से जानते हैं। तो प्रश्न इसमें इस प्रकार आता है कि सतलज का दूसरा नाम क्या है या पुराना नाम क्या है, तो आपको याद रखना है वो क्या है, सतुद्री। रावी का परसुणी नाम था, व्यास का विपाशा, चिनाब का अस्किनी और झेलम का वितस्ता। यहाँ पर हम एक छोटी सी जोड़ना चाहते हैं। आपने जो पंजाब राज्य है ना, तो आप यहाँ देख रहे होंगे पंजाब, कुछ 5 सी फीलिंग आ रही होगी। तो ये जो पंजाब नाम है ना, वो इन्हीं 5 नदियों की वजह से ही पड़ा है, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ब्यास। तो ये पंजाब से 5 नदियाँ, लेकिन बात हो रही है ऋग्वैदिक कालीन सभ्यता की। ये तो यहाँ पर क्या था, उस समय जो पूरा क्षेत्र था, इसमें 2 नदियाँ और थी, सिंधु और सरस्वती। तो ये 7 नदियों का क्षेत्र था, जिसकी वजह से इसको सप्त सैंधव के नाम से जानते थे, ठीक है। तो वर्तमान जो उत्तर प्रदेश है, जो अभी का अपना जो एरिया है, उसमें कौन कौन से महाजनपद आते थे, वो था कुरु महाजनपद, पांचाल महाजनपद और काशी महाजनपद। कुरु महाजनपद की बात करें तो मेरठ से लेके दिल्ली, हरियाणा तक। राजधानी इसकी इंद्रप्रस्थ थी, जिसको आसंदीवत भी कहते हैं। हस्तिनापुर भी देख, हस्तिनापुर भी असल में जो कुरु महाजनपद था, आपको पता होगा कि महाभारत के समय में 2 राजधानियां हो गई थी, इंद्रप्रस्थ और हस्तिनापुर, लेकिन इंद्रप्रस्थ को वरीयता दी जाती है। प्रसिद्ध राजा उद्वालक आरुणी,
जिनके बारे में छांदोग्योपनिषद में पता चलता है। यहाँ पर क्या याद रखना है? कुरु महाजनपद का प्रसिद्ध राजा कौन था? उद्वालक आरुणि। जिसके बारे में किस ग्रंथ से हमें पता चलता है? छांदोग्योपनिषद से, छांदोग्योपनिषद से। तो ये थी बात। अब हम बात करेंगे महाजनपद काल की। यहाँ पर बहुत ही सिलेक्टिव कंटेंट रखा है ताकि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कवर हो जाए। तो महाजनपद होता क्या है ये थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे कि आज के टाइम पे ये राज्य हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, या हम मंडल समझ लें, बड़े बड़े मंडल जो है। तो ये मतलब एक पर्टिकुलर एरिया होता था काफ़ी बड़ा, जिसके एक राजा होता था जिसके अंडर छोटे छोटे और भी लोकेशन होती थी। तो ये कुल मिला के जो महाजनपद हैं उनमें जो उत्तर प्रदेश के महाजनपद थे, जो उत्तर प्रदेश में उनका एरिया थोड़ा बहुत या पूरा एरिया आता था, उसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो कुल लगभग 8 ऐसे महाजनपद थे जो आज के उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं। बात करें पहले महाजनपद की, तो वो है काशी, जिसको जिसकी राजधानी वाराणसी थी, और इसका जो एरिया था वो भी वाराणसी का ही था, ठीक है। मतलब आसपास सब एरिया कवर करते थे। काशी मतलब एज ए स्टेट था और राजधानी थी वो थी वाराणसी। वाराणसी को मतलब अभी तक जीवित शहर में बोलते हैं, जो मतलब लंबे समय से लेके अभी तक है, ऐसा माना जाता है। दूसरा महाजनपद है वत्स, जिसकी राजधानी थी कौशाम्बी। इसमें आपको याद क्या रखना है? इसमें आपको याद रखना है जनपद और उनकी राजधानी, ठीक है। वो कौशल की थी श्रावस्ती और इसका क्षेत्र अयोध्या तक था। मल्ल महाजनपद की राजधानी थी कुशनारा पावा। पांचाल की अहिच्छत्र कांपिल्य। चेदी की सुक्तिमती, कंबोज की हाटक और सूरसेन की थी मथुरा। इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो एक सूरसेन याद रखिएगा, चेदी, पांचाल, कौशल और काशी, ये आपको याद होने ही चाहिए। तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। तो ये थे महाजनपद। अब हम बात करेंगे, अब यहाँ से अलग अलग संप्रदाय, अलग अलग धर्म है, उनके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं क्योंकि प्रश्न आते हैं। तो हम बात करेंगे जैन धर्म की। तो जैन धर्म के बारे में, जो जैन धर्म के जो संस्थापक थे और प्रथम तीर्थंकर थे वो थे ऋषभदेव। ऋषभदेव जी थे। और 24वें और अंतिम तीर्थंकर जो थे, अंतिम तीर्थंकर और 24वें तीर्थंकर वो कौन से थे? वो थे महावीर स्वामी जी, ठीक है। अब बात करें महावीर स्वामी की, तो इनका जन्म जो है कुंडल ग्राम में हुआ था, जो कि बिहार के वैशाली जिले के अंतर्गत आता है। बचपन का नाम वर्धमान था। पत्नी यशोदा, पुत्री प्रियदर्शिनी, और इनका जो निर्वाण हुआ था वो पावापुरी राजगीर में हुआ था 72 वर्ष की आयु में। इनके मतलब निर्वाण को लेके थोड़ी भ्रांतियां हैं, कहीं कहीं 468 ईसा पूर्व है, कहीं कहीं 527 ईसा पूर्व है, तो इसको आप थोड़ा देख लीजिएगा। इनके जो सबसे ज्यादा अनुयायी थे वो उत्तर प्रदेश में थे। प्रमुख एवं प्रसिद्ध केंद्र वो था मथुरा। प्रथम अनुयायी जो इनके शिष्य थे वो जमाली इनके दामाद थे। और जो ज्ञान प्राप्ति को जैन धर्म में कैवल्य के नाम से जानते हैं। और इन्हें जो ज्ञान प्राप्ति हुई थी वो जाम्बिक ग्राम में हुई थी, ऋजुपालिका नदी के किनारे, और साल वृक्ष। ये तीनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन अगर महावीर स्वामी से आता है तो वो यही आता है, नहीं ज्ञान प्राप्ति किस जगह हुई है, तो वो जाम्बिक ग्राम हुई है, वो ऋजुपालिका नदी के किनारे। और किस वृक्ष के नीचे? साल वृक्ष। वृक्ष बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे जैन धर्म हो या बौद्ध धर्म हो। यहाँ पर हम आपको जैन धर्म के कुछ और तीर्थंकर हैं उनके बारे में थोड़ा हम बता देते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये जैन धर्म के 24 तीर्थंकर जो हैं उनकी मैंने यहाँ पर लिस्ट प्रोवाइड कराई है। 24 के 24 तीर्थंकर। हालांकि आपको कुछ हैं जो याद रखने चाहिए क्योंकि क्वेश्चन आते हैं। तो आप पहले तो ऋषभदेव जी को याद रखिए। पहले तीर्थंकर कौन है? ऋषभदेव जी, यही संस्थापक हैं, ये पहले तीर्थंकर हैं। और दूसरे हैं अजीतनाथ जी। तो आप ऋषभदेव जी, अजीतनाथ जी को याद कर लीजिए, और पार्श्वनाथ जी और महावीर जी को याद कर लीजिए। कि 23वें तीर्थंकर कौन है? वो है पार्श्वनाथ जी। और 24वें और अंतिम तीर्थंकर वो हैं महावीर स्वामी जी, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा याद रहना चाहिए।
बाकी आपको ये टेबल भी हम जो है टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा देंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं अपने लेक्चर की ओर। तो अब बात करेंगे हम बौद्ध धर्म की। तो बौद्ध धर्म जो है तो बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे वो थे महात्मा बुद्ध। इनका जो जन्म था वो लुम्बिनी में हुआ, जो कि आज के नेपाल में है। पिता जो थे इनके वो शुद्धोधन कपिलवस्तु के शासक थे। शाक्य क्षत्रिय वंश से ये संबंधित थे। माता माया देवी। और ज्ञान प्राप्ति जो है, अन्न जल का त्याग किया उन्होंने 6 वर्षों तक, 35 वर्ष की आयु में। यहाँ पर आपको थोड़ा आयु याद रखना है कि यहाँ पर महावीर स्वामी की आयु 72 वर्ष की थी, और महात्मा बुद्ध की जो आयु थी वो उस समय 35 वर्ष की आयु थी। कितने वर्षों तक तपस्या करी? 6 वर्षों तक तपस्या करी। नदी थी निरंजना नदी, जिसे फल्गु नदी के नाम से भी जानते हैं। वृक्ष था पीपल, और तिथि थी वैशाख पूर्णिमा। ठीक है। तो इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है। यहाँ पर एक पॉइंट और याद रखना है आपको कि ज्ञान प्राप्ति के बाद पहले इनका नाम सिद्धार्थ था, लेकिन जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई तब इनका नाम गौतम बुद्ध पड़ गया। ज्ञान प्राप्ति का जो स्थान है वो है बोध गया, बहुत ही प्रसिद्ध स्थल है। और जिसे जो इनका महापरिनिर्वाण हुआ था वो हुआ था कुशीनगर में, कुशी 483 ईसा पूर्व में, जो कि देवरिया जिले में आता है। और महापरिनिर्वाण जो है इनका हुआ था वो चंद्र द्वारा भोजन कराए जाने के बाद हुआ था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। यहाँ पर बौद्ध धर्म से संबंधित हमने पॉइंट्स को डिस्कस किया है। अब यहाँ पर कुछ और चीजें हैं, क्योंकि बौद्ध धर्म से काफी क्वेश्चन आते हैं, तो उन सभी बिंदुओं को हम यहाँ पर याद करेंगे। पहला जो उपदेश दिया था वो सारनाथ में दिया था, जो कि बनारस के पास में है, हिरण उद्यान में दिया था। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश हिरण उद्यान में, वाराणसी के निकट सारनाथ जगह पे दिया था। और पहले उपदेश को क्या बोलते हैं? धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं। और कितने भिक्षुओं को दिया था? 5 भिक्षुओं को दिया था। ठीक है। जहां पर उन्होंने 4 आर्य सत्यों के बारे में बताया था: दुख का अस्तित्व, दुख का कारण, दुख का अंत, और दुख के अंत का मार्ग। सर्वाधिक उपदेश किस जगह दिए? श्रावस्ती में दिए। उत्तर प्रदेश के प्रमुख बौद्ध स्थल कौन कौन से हैं? सारनाथ, कपिलवस्तु, कुशीनगर, श्रावस्ती, रामग्राम, देवदह और पावा इत्यादि, ये गौतम बुद्ध का जो बौद्ध धर्म था उसके प्रमुख स्थल है। अब हम बात करेंगे बौद्ध स्तूपों के बारे में। तो अस्थि अवशेष पर निर्मित बौद्ध स्तूप कौन कौन से हैं? तो यहाँ पर कुल 4 तरह के स्तूप देखे गए हैं, 4 जगह पर स्तूप देखे गए हैं: कपिलवस्तु स्तूप, कुशीनगर स्तूप, रामग्राम स्तूप और पावा स्तूप। ठीक है, तो ये अलग अलग राजवंशों ने निर्माण कराया था। बात करें, कुछ और टर्मिनोलॉजी है बौद्ध धर्म से संबंधित, जैसे कि महाविनिष्क्रमण। महाविनिष्क्रमण क्या था? गृह त्याग को ही महाविनिष्क्रमण बोलते हैं। तो गौतम बुद्ध 29 वर्ष की आयु में इन्होंने गृह त्याग किया था, जिस जिसको क्या बोला गया है? महाविनिष्क्रमण बोला गया है। तो कभी कभी गृह त्याग ना देके डायरेक्ट महाविनिष्क्रमण पूछ लेते हैं। तो आपको याद रखना है कि एक तो महाविनिष्क्रमण किनसे संबंधित है? गौतम बुद्ध से संबंधित है। और इन्होंने ये गृह त्याग क्यों किया था? उससे पहले का एक इंसिडेंट था, जिसमें इन्होंने एक बार नगर विचरण के समय एक वृद्ध को देखा, फिर एक रोगी को देखा, फिर एक मृत शरीर देखा, और बाद में एक सन्यासी देखा, जिससे इनके जीवन में सन्यास या विरक्त या मतलब संसार का मोह नहीं रहा, ज्ञान की खोज में चले गए। इनकी जो संरक्षिका थी वो उनकी मौसी थी, महाप्रजापति गौतमी नाम था उनका। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि महात्मा बुद्ध की जो संरक्षिका थी उनका क्या नाम है? महाप्रजापति गौतमी। इनके जो प्रथम गुरु थे वो आलार कलाम थे, और इसकी 2 शाखाएं थी, हीनयान, महायान। ऐसे ही जैन धर्म में भी दिगंबर और श्वेतांबर नाम की 2 शाखाएं थी। तो ये थे जैन धर्म और बौद्ध धर्म से संबंधित। अब बात करेंगे वैष्णव, भागवत, शैव धर्म की बात। असल में ये देखा जाए तो ये संप्रदाय है, लेकिन अलग अलग सनातन धर्म में ही आते हैं। तो वैष्णव वो होते हैं जो भगवान विष्णु की पूजा करते हैं।
शैव वो होते हैं जो भगवान शिव की आराधना करते हैं। तो बात करेंगे वैष्णव संप्रदाय की। तो वैष्णव संप्रदाय में चार आचार्य हमें देखने को मिलते हैं: आचार्य रामानुज, निम्बकाचार्य, वल्लभाचार्य और माधवाचार्य जी। ठीक है। वैष्णव संप्रदाय का जो प्राचीन नाम था वो था पांचरात्र मत या भागवत धर्म। अभी हम लेक्चर कर रहे हैं, आपको बाद में प्रैक्टिस के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएंगे जो यूपी ट्रिपल सी एग्जाम अलग अलग एग्जाम कंडक्ट कराती है, उनमें आए हुए जो पीवाईक्यूज होंगे वो भी हम प्रैक्टिस करेंगे, और साथ में आपको अलग से प्रैक्टिस सेशन मिलेगा। हिस्ट्री का लेक्चर कंप्लीट होने के बाद आपको इसके एमसीक्यूज भी मिलेंगे जिससे आपकी तैयारी और बेहतर हो सके। अब बात करेंगे प्रमुख महाजनपदों की और प्रमुख राजवंशों की। तो बात करें मगध साम्राज्य की। तो मगध साम्राज्य सारे महाजनपदों में सबसे अधिक शक्तिशाली राज्य था, और इसका जो वास्तविक संस्थापक था वो था बिंबिसार। ठीक है, जो कि हर्यक वंश से था। तो यहाँ पर याद रखना है सबसे शक्तिशाली साम्राज्य कौन था? मगध साम्राज्य। संस्थापक बिंबिसार। बिंबिसार के बारे में पता करते हैं कि 544 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पे बैठा। बौद्ध धर्म का अनुयायी था। पत्नी का नाम चेलना, जो कि लिच्छवी राज चेतक की पुत्री थी। और बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजात शत्रु द्वारा 492 ईसा पूर्व में कर दी गई। बिहार के साथ साथ आधे उत्तर प्रदेश पर भी अधिकार कर लिया अजात शत्रु ने। ठीक है। तो यहाँ पर हम जानेंगे मगध साम्राज्य की स्थापना किसने करी थी? बिंबिसार ने करी थी। किस वंश से था? हर्यक वंश से था। गद्दी पे कब बैठा? 544 ईसा पूर्व में। किस धर्म का अनुयायी था? बौद्ध धर्म का। पत्नी का नाम चेलना। हत्या अजात शत्रु द्वारा कब करी? 492 ईसा पूर्व में करी। ठीक है। तो ये था असल में हर्यक वंश, यहाँ से स्टार्ट हुआ। हर्यक वंश का अंतिम जो राजा था वो था नागदशक, जिसकी हत्या अमात्य शिशुनाग ने 412 ईस्वी में कर दी थी, ईसा पूर्व में कर दी थी। और यहाँ पर अमात्य ने नागदशक को मारा। अमात्य शिशुनाग, अमात्य असल में अमात्य एक पोस्ट होती है। ठीक है, शिशुनाग उस बंदे का नाम रहा हुआ। तो यहाँ से शिशुनाग ने इसे मार दिया और शिशुनाग वंश की स्थापना कर दी। तो अभी तक कौन सा था वंश? हर्यक वंश था। ठीक है। हर्यक वंश का अंतिम राजा नागदशक। तो शिशुनाग वंश जो है संस्थापक शिशुनाग है। राजधानी वैशाली। अवंती को भी अपने शासन में इसने मिला लिया, राज्य में मिला लिया। तो शिशुनाग वंश का एक राजा हुआ कालाशोक के नाम से, जो कि शिशुनाग का पुत्र था। इसने राजधानी जो है पुनः पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया। शिशुनाग ने राजधानी बनाई थी वैशाली। कालाशोक ने वैशाली से पुनः पाटलिपुत्र, जो कि आज की पटना शहर के नाम से जाना जाता है। कालाशोक के ही समय द्वितीय बौद्ध संगीत भी हुई थी 383 ईसा पूर्व में वैशाली में। पत्नी का नाम महाकौशला, जो कि कौशल नरेश प्रसेनजित की बहन थी। तो नागवंश शिशुनाग ने स्टार्ट किया था। नागवंश का अंतिम राजा नंदीवर्धन। और यहाँ पर क्या होता है? नागवंश समाप्त हो जाता है। तो ये तो थी बात नागवंश के बारे में। अब हम बढ़ेंगे इसी क्रम में आगे। नंद वंश की बात करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट वंश है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। टाइमिंग आप स्क्रीन पर देख ही पा रहे होंगे। संस्थापक था महापद्म नंद, जिसने केंद्रीय शासन पद्धति को जन्म दिया। तो प्रश्न आता है कि केंद्रीय शासन पद्धति का जन्मदाता कौन है? वो है महापद्म नंद। लेक्चर थोड़ा सा बड़ा होने वाला है हालांकि, लेकिन ये है कि वन शॉट है तो कवर हो जाएगा आपका जो भी हिस्ट्री का सीन है। नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था। ठीक है। संस्थापक था महापद्म नंद और अंतिम शासक था घनानंद। तो अगर पूछा जाए केंद्रीय शासन पद्धति का जन्मदाता कौन था? महापद्म नंद था। सिकंदर का आक्रमण, सिकंदर जो अलेक्जेंडर जो था, उसका आक्रमण किस समय हुआ था और किस एरिया से हुआ था? तो भारत की जो उत्तर पश्चिमी सीमा है उधर से आक्रमण हुआ था 326 ईसा पूर्व में। ठीक है, वो घनानंद के ही समय हुआ था। तो ये था नंदवंश। बात करें शुंग वंश की, तो शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग था। 184 ईसा पूर्व इसका टाइमिंग है। राजधानी पाटलिपुत्र थी और इन्होंने भरहूत स्तूप का निर्माण कराया। देखिए यहाँ पर एक स्पेशल नाम दिया गया ना, तो बस यही चीजें तो याद रखनी होती है कि कुछ भी स्पेसिफिक मिल जाए उसको तो याद ही रखना है। तो भरहूत स्तूप का निर्माण कराया पुष्यमित्र शुंग ने। ठीक है। और उन्होंने शुंग वंश, शुंग डायनेस्टी की इन्होंने नींव रखी। नेक्स्ट है मौर्य वंश, जो कि इतिहास की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जो मौर्य वंश है इसकी जो टाइमिंग है वो 322 से लेके 185 ईसा पूर्व है। स्थापना करी थी चंद्रगुप्त मौर्य ने
चाणक्य की सहायता से, जो कि इनके गुरु जी थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को पराजित किया 322 ईसा पूर्व में। यहाँ पर आप टाइमिंग देख रहे हैं 322, तो 322 में ही इन्होंने घनानंद को हराया, तभी तो गद्दी पे बैठे होंगे। और 298 ईसा पूर्व में शरीर त्याग दिया। शरीर कहाँ पे त्यागा? श्रवण बेलगोला नाम की जगह से, और किस विधि से? संलेखना विधि से। जो ये संलेखना विधि है, ये एक उपवास की विधि है, ठीक है। इसमें उपवास रह के शरीर को त्यागते हैं। प्रथम जैन संगीत का आयोजन कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में हुआ था इन्हीं के समय। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म के अनुयायी थे, और जैन धर्म गुरु भद्रबाहु से इन्होंने दीक्षा ली थी, तो ये याद रखना है, ठीक है। यहाँ पर तो चाणक्य तो थे ही, लेकिन बात है जैन धर्म गुरु दीक्षा किससे ली जैन धर्म की? क्योंकि दीक्षा लेनी पड़ती है ना, आप कुछ भी मतलब कहीं पार्टिसिपेट करते हैं, ज्वाइन करते हैं, तो उन्होंने जो दीक्षा ली थी वो भद्रबाहु जी से दीक्षा ली थी। तो याद ये रखना है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को पराजित किया, मौर्य वंश की स्थापना करी, जैन धर्म के अनुयायी थे, भद्रबाहु से दीक्षा ली, प्रथम जन संगीत का आयोजन भी हुआ पाटलिपुत्र में, शरीर त्यागा बेला श्रवण बेलगोला नाम की जगह पे, और किस विधि से? संलेखना विधि से। अब बात करेंगे मध्यकालीन भारत की। तो उस समय उत्तर प्रदेश की क्या स्थिति थी, उन चीज़ों के बारे में यहाँ पे हम जानेंगे। तो अब बात करेंगे यहाँ पर, आपको एक जानकारी और बता दें। जो ये साम्राज्य थे, इनकी जो टाइमिंग थी, वो टाइमिंग यहाँ पर हम एक बार देख लेते हैं। तो जो मगध साम्राज्य के जो प्रमुख राजवंश थे, उनकी टाइमिंग आप देख रहे होंगे। तो जो प्रमुख राजवंश हैं वो हैं हर्यक वंश, स्नाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश। इन सारी टाइमिंग को एक साथ कर रखा है, क्योंकि अलग अलग पढ़ने से ना थोड़ी कन्फ्यूजन सी क्रिएट होती है, तो आपको एक साथ पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये था मगध साम्राज्य का राजवंश, जिसमें हर्यक वंश है, शिशुनाग वंश है, नंद वंश है, मौर्य वंश है। आपको इसमें याद रखना है किसने स्थापना करी, कौन इसका अंतिम शासक था, किसने हत्या करके कौन गद्दी पे बैठा, बस यही पॉइंट है। कब कहाँ पे कौन सी संगीत हुई और कौन किस धर्म का अनुयायी था, बस ये 4-5 पॉइंट ऐसे हैं जो कि एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। तो आगे बढ़ेंगे। गुलाम वंश की स्थापना करी थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, जो कि मोहम्मद गौरी का एक गुलाम था, ठीक है। कब करी थी? 1206 ईस्वी में। 1192 मेरठ विद्रोह को दबाया, किसने दबाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और इसे मलिक की उपाधि मिली, ठीक है। उत्तराधिकारी इसका था आराम शाह। अब बात आती है इल्तुतमिश की। तो इल्तुतमिश ने आराम शाह को हराया, राजधानी दिल्ली बनाई, और कब हराया? 1211 ईस्वी में। तुर्क साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? इल्तुतमिश, ठीक है। दिल्ली का प्रथम सुल्तान किसे बोला जाता है? इल्तुतमिश को। गुलाम का गुलाम कौन है? इल्तुतमिश। ये उपाधि है असल में, ठीक है। क्योंकि गुलाम वंश की स्थापना करी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, आखिरी था आराम शाह, तो गुलाम का गुलाम ना, क्योंकि आराम शाह को हरा दिया। इस तरह से सुल्तान बनने से पूर्व ये कौन था? बदायूं का इक्तेदार था, गवर्नर को इक्तेदार बोलते थे उस टाइम पे। और इसने शुद्ध अरब शैली के सिक्के जारी किए। तो अगर पूछा जाए एग्जाम में कि शुद्ध अरब शैली के सिक्के किसने जारी किए, तो वो था इल्तुतमिश। चांदी के सिक्के को टका बोला जाता था, तांबे के सिक्के को जीतल। इसने एक ग्रुप मतलब तैयार किया था, तुर्कान ए चहलगानी। तुर्कान ए चहलगानी ये क्या होता था? 40 सरदारों का समूह होता था, बहुत ही विश्वसनीय जो सरदार होते थे, उनको मिला के ग्रुप बनाया जाता था, जिसको तुर्कान ए चहलगानी कहते थे। नेक्स्ट आया बलबन। बलबन 1256 से 1286 ईस्वी तक, ये इन्हीं 40 सरदारों में से एक था। और इसने क्या किया, जब ये शासन में आया तो इसने तुर्कान ए चहलगानी को समाप्त कर दिया। तो अगर बोला जाए कि तुर्कान ए चहलगानी को किसने स्टार्ट किया? इल्तुतमिश ने। किसने खत्म किया? बलबन ने। बलबन कौन था? बलबन खुद एक 39 सरदारों में से एक था। इसने शुरू क्या कराया? इसने शुरू कराया नियावत खुदाई, खुदाई बंदगर सिद्धांत दिए, दैवीय राजस्व का सिद्धांत भी दिया। तो 3 सिद्धांत बलबन ने दिए, ठीक है। कौन कौन से दिए? नियावत खुदाई, खुदाए बंदगर, और दैवीय राजस्व। कौन सा खत्म किया? तुर्कान चहलगानी। ये किसने स्टार्ट किया था? इल्तुतमिश ने। आई होप आप सबको याद हो गया होगा।
एक बार रिवाइज कर लेंगे बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। अब यहाँ पर कुछ वन लाइनर्स हैं, उनको हम देख लेते हैं, क्योंकि हिस्ट्री तो बहुत बड़ी है उत्तर प्रदेश की, तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, बस हमने वो रखी है। तो बात करें, फिरोजाबाद और जौनपुर की स्थापना जो है वो फिरोज तुगलक ने कराई थी, और जौनपुर की स्थापना जो है जौना खां की स्मृति में कराई गई थी। मेरठ का जो अशोक स्तंभ था उसे फिरोज शाह तुगलक कहाँ ले गया? दिल्ली ले गया। जौनपुर को किन नामों से और भी जानते थे? सिराज हिंद या पूरब का सिराज बोलते थे जौनपुर को। आप एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं तो आप बताइए जौनपुर किस सब्जी के लिए प्रसिद्ध है, किस सब्जी के अधिक उत्पादन के लिए जाना जाता है? अगला है, आगरा की स्थापना सिकंदर लोदी ने करी थी 1504 ईस्वी में। आगरा को राजधानी बनाया बाबर ने। तो पूछा जाए आगरा को सबसे पहले राजधानी किसने बनाया, तो वो बाबर ने बनाया था। नेक्स्ट आते हैं बुलंद दरवाजा। बुलंद दरवाजा कहाँ है? फतेहपुर सीकरी में। अकबर ने बनवाया था जब ये गुजरात को विजय करके लौटा था। नेक्स्ट है शेख सलीम चिश्ती। ये जो थे अकबर के समकालीन थे, ये संत थे, मुस्लिम संत थे। नेक्स्ट है आगरा एतमादुद्दौला का मकबरा किसने बनवाया? नूरजहां ने बनवाया। संगमरमर से बनी पहली इमारत थी ये, ताजमहल नहीं है, याद रखना। तो जो एतमाउद्दौला का मकबरा है, इसे किसने बनवाया? नूरजहां ने। और ये संगमरमर से बनी पहली इमारत थी। किस शैली में बनी? पित्रातुरा शैली में, याद रखना है। नेक्स्ट है आगरा की मोती मस्जिद शाहजहां ने बनवाई, और दीवान ए आम भी शाहजहां ने बनवाया। टाइम थोड़ा याद रखना, 1647 से 1627 ईस्वी। बात करें आगरा की जामा मस्जिद, तो वो बनवाई थी जहां आरा ने, जो कि शाहजहां की पुत्री थी। ताजमहल, जो कि आप सब जानते हैं 7 लोगों में से एक है। ताजमहल शाहजहां ने बनवाया था, और जो मेन बंदा था वो था उस्ताद ईसा खां। योजना जो थी वो अहमद लाहौरी की थी, जिसको नादिर उल अस्र की उपाधि दी गई। तो नादिर उल अस्र की उपाधि किसको दी गई? अहमद लाहौरी को। ठीक है, जो भी इसमें इंजीनियर्स वर्कर्स रहे होंगे, ये उनमें से इंपॉर्टेंट लोग थे। कौन कौन थे? उस्ताद ईसा खां और, ठीक है। अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश में भक्ति आंदोलन की। तो जो भक्ति आंदोलन हुए हैं उनमें हम पहले बात करेंगे रामानंद जी की, जो कि वैष्णव भक्ति के प्रणेता थे, श्री राम की भक्ति में विश्वास रखते थे, और अंतरजातीय भोजन प्रतिबंध हटाया इन्होंने। ठीक है। और इनके जो मूल शिष्य थे वो थे 12, जिसमें से एक शर्त थी कि जिसमें एक महिला, एक निचली जाति की सदस्य होनी चाहिए, और एक मुस्लिम सदस्य तो होना ही चाहिए, जिससे कि सामाजिक समरसता बढ़े। नेक्स्ट है वल्लभाचार्य जी। तो वल्लभाचार्य जी तेलुगु ब्राह्मण थे, लेकिन इनका जन्म जो हुआ था वो बनारस में हुआ था। शुद्ध द्वैत का जो सिद्धांत दिया था, शुद्ध द्वैत का जो दर्शन दिया था, वो वल्लभाचार्य जी ने दिया था। और इन्होंने अनुग्रह पुष्टि मार्ग के संस्थापक थे। इसको अनुग्रह मार्ग या पुष्टि मार्ग बोलते हैं। उसके संस्थापक कौन थे? आचार्य वल्लभ या वल्लभाचार्य जी थे। हाँ, ये याद रखना है कि ये कृष्ण भक्ति के प्रणेता थे, और ये श्री राम जी की भक्ति के। और जो वल्लभाचार्य जी का जो मतलब जो इस भक्ति में जो लोग हैं, उनका जो मुख्य मंदिर है वो नाथ द्वारा जगह जो राजस्थान में वहाँ पे है। नेक्स्ट आते हैं सूरदास जी। सूरदास जी जो है वो वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे। कृष्ण भक्ति, वो भी कृष्ण भक्ति में जो कृष्ण जी की बाल लीलाओं का वर्णन इनके पदों में देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये चीज़ है। और सूरदास जी जो है वो एक अंधे कवि थे, लेकिन इन्होंने जिस तरह से बाल लीलाओं का वर्णन किया है तो एकदम जीवंत किया है। बहुत ही बेहतरीन कवियों में से एक रहे हैं भक्ति आंदोलन के समय। चौथे नंबर पे आते हैं कबीर जी। तो कबीर जी का टाइम वो 15वीं सदी का है। ये एकेश्वरवादी हैं। इनकी रचना है बीजक, और ये निर्गुण भक्ति के प्रणेता थे। ठीक है, इनका जो क्वेश्चन यहाँ से आता है वो बीजक से आता है। बीजक से बहुत बार क्वेश्चन आया, ध्यान रखना इसका। अगला नंबर जो आता है वो गुरु नानक देव जी का आता है। ये पहले सिख गुरु थे, और ये भी निर्गुण भक्ति के प्रणेता थे। तो यहाँ पर हमने कबीर जी और गुरु नानक जी को देखा, ये निर्गुण भक्ति के, और वल्लभाचार्य जी श्री कृष्ण जी की भक्ति के, और रामानंद जी राम जी की भक्ति से। याद ही रखना है, रामानंद जी राम आ रहा है नाम में, तो राम जी की भक्ति। ठीक है, वल्लभाचार्य तो रामानंद जी को तो याद कर लिया राम की भक्ति, तो वल्लभाचार्य जी श्री कृष्ण की भक्ति, सूरदास जी भी श्री कृष्ण की भक्ति। तो ये था भक्ति आंदोलन।
इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे आधुनिक उत्तर प्रदेश की। तो जो पहला स्वतंत्रता संग्राम था 1857 का, तो 1857 की जो क्रांति थी वो 10 मई 1857 मेरठ में हुई। ठीक है, ये शहर बहुत मुझे याद है, याद रखना है इसको। बात करेंगे मंगल पांडे की, तो मंगल पांडे की जो छावनी थी बैरकपुर छावनी में थे निवासी, ये बलिया के थे। नेटिव इन्फेंट्री 34वीं नेटिव इन्फेंट्री में सैनिक थे। 29 मार्च 1857 पर 57 में इन्होंने सार्जेंट मेजर पर गोली चला दी थी। ठीक है, तो मंगल पांडे का जो वो इंसिडेंट था आपको याद ही होगा, बहुत ही चर्चित है। और नेक्स्ट है कि जो ये क्रांति हुई थी उस समय जो बहादुर शाह जफर थे, उन्हें 12 मई 1857 को भारत का सम्राट घोषित किया गया था। ठीक है, अब हम यहाँ पर बात करेंगे 1857 की जो क्रांति हुई है उसके जो प्रमुख केंद्र थे वो कौन कौन से थे। यहाँ से प्रश्न आते हैं, इस चीज को ध्यान रखना है। प्रश्न किस तरह से आते हैं कि कौन से शहर से कौन इस क्रांति में भाग ले रहा था, कौन लीड कर रहा था। ठीक है, क्रांतियां तो बहुत जगह पे हुई थी, लेकिन ये प्रमुख केंद्र हैं जो हाईलाइटेड हैं। तो उनमें से पहला है लखनऊ। ठीक है, तो लखनऊ में जो है बेगम हजरत महल, फिरजिस कादिर। असल में बेगम हजरत महल आपको क्वेश्चंस में जल्दी देखने को मिल जाती हैं, तो आपको लेकिन दोनों ही याद रखने हैं, पता नहीं एग्जामिनर का क्या मूड हो। तो जो ये नाम है ये है वो जगह है। तो लखनऊ में जो क्रांति का केंद्र था उसको लीड कर रही थी बेगम हजरत महल जी और बिजरिस कादर जी। लेकिन इसका जो दमन किया है, जिसे रोका अंग्रेजों की तरफ से, वो कौन था? कॉलिन कैंपबेल। नेक्स्ट लोकेशन आती है गोरखपुर। तो गोरखपुर में गजोदर सिंह जी थे। कानपुर में नाना साहब तात्या टोपे थे। इसे किसने रोका, इस कानपुर वाली क्रांति को? जनरल हेवलॉक ने। ठीक है, ये नाम अंग्रेजियों के जो नाम है ना, ये रोकने वालों के नाम है जिन्होंने इसको दबाया, दमन किया। चौथा पॉइंट आता है जगदीशपुर, वीर कुंवर सिंह। पांचम झांसी, रानी लक्ष्मीबाई जी। छठी लोकेशन है कालपी, वहां पर तात्या टोपे थे, तात्या टोपे जी थे। सातवां फैजाबाद, मौलवी अहमदुल्ला। ठीक है, मथुरा में देवी सिंह, बरेली में खान बहादुर खान और प्रयागराज में मोहम्मद लियाकत अली। इन तीन लोकेशन पर ये एक ही अंग्रेज अधिकारी था, कर्नल नील। एक और जगह थी प्रयागराज। ठीक है, और लखनऊ और बरेली, लखनऊ और बरेली में भी कॉलिन कैंपबेल था। तो ये थे सारे पॉइंट जहाँ जहाँ पर 1857 की जो क्रांति हुई थी उनके अलग अलग शहर थे, वहाँ पर किसने किसने लीड किया है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो है लखनऊ से, झांसी से और वीर कुंवर सिंह जगदीशपुर से। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखने हैं, हालांकि याद तो सारा ही करना है, लेकिन ये हाईलाइटेड पॉइंट है जो आपको याद होने चाहिए। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। तात्या टोपे की गिरफ्तारी जो हुई 7 अप्रैल 1859 को, और इन्हें 18 अप्रैल 1859 को फांसी दे दी गई। 1858 में उत्तर पश्चिमी प्रदेश को अलग करके राजधानी जो है आगरा से कहाँ कर दी गई थी? इलाहाबाद कर दी गई थी। तो ये यहाँ से क्वेश्चन आता है कि किस सन में आगरा से इलाहाबाद राजधानी करी गई? 1858 में। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। बात करें खिलाफत आंदोलन की, तो उसकी टाइमिंग है 1920। चौरी चौरा जो हिंसक घटना हुई थी 4 से 5 फरवरी 1922 में, इसमें वो, जहाँ तक मेरी जानकारी है, वो पुलिस स्टेशन जला दी गई थी। तो जिसकी वजह से क्या हुआ था कि महात्मा गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया, क्योंकि उससे पहले असहयोग आंदोलन चल रहा था, लेकिन जब देखा कि ये हिंसक घटना हुई है, गांधी जी हिंसा के विरुद्ध थे, तो उन्होंने अपना जो असहयोग आंदोलन था वो रोक दिया। नेक्स्ट है महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ। ये एक इंस्टीट्यूट है जिसकी आधारशिला महात्मा गांधी जी ने रखी और स्थापना शिव प्रसाद गुप्त जी ने 10 फरवरी 1920 को करी। तो इस तरह से आगे बढ़ेंगे, थोड़ी देर की और बात है। 1958 में, सॉरी 1928 में साइमन कमीशन का बहिष्कार लखनऊ में किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू जी ने। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में चित्तरंजन दास ने और मोतीलाल नेहरू ने करी थी। नेक्स्ट है अलीगढ़ आंदोलन। तो अलीगढ़ आंदोलन सर सैयद अहमद खां के नेतृत्व में हुआ। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना मानवेंद्र नाथ राय ने 26 दिसंबर 1925 को कानपुर में करी। लोकेशन ही बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश किसान सभा, फरवरी 1918, गौरीशंकर मिश्रा, मालवीय जी, इंद्र नारायण। तो उत्तर प्रदेश किसान सभा की स्थापना कब हुई? 1918 में। और गौरीशंकर मिश्रा जी, मालवीय जी
मालवीय, मदन मोहन मालवीय जी और इंद्र नारायण जी ने करी थी। ठीक है, कलर चेंज कर लेते हैं। बढ़िया। नेक्स्ट है अवध किसान सभा। अवध किसान सभा की स्थापना हुई थी 17 अक्टूबर 1920 में प्रतापगढ़। इसकी स्थापना करी थी बाबा रामचंद्र ने। नेक्स्ट है एका आंदोलन। एका आंदोलन जो है वो ये किसानों का ही आंदोलन था। लगान में वृद्धि कर दी गई थी जिसके विरुद्ध ये आंदोलन हुआ। तो पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा आंदोलन है जो लगान में वृद्धि के विरुद्ध किया गया था, तो वो था एका आंदोलन। ठीक है। नेक्स्ट है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना अक्टूबर 1924 कानपुर में करी गई। और इसका नेतृत्व कौन कौन लोग कर रहे थे, वो राम प्रसाद बिस्मिल जी थे, जोगेश्वर चंद्र चटर्जी थे और सचिन सान्याल जी थे। इन्होंने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना करी थी। ठीक है। इसका आगे चल के नाम बदल दिया जाता है। उसका नाम बदला था चंद्रशेखर आजाद जी ने। और इसका जो नया नाम था वो था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। और इसका मुख्यालय कहाँ कर दिया गया था, आगरा कर दिया गया था। ठीक है। 1928 में। और ये यहाँ से एक पॉइंट ये आता है, ये जो नाम बदला, किस जगह पे नाम बदला था, जो फिरोज शाह कोटला मैदान दिल्ली में, वहां पर इसका नाम बदला गया था। किसने बदला, चंद्रशेखर आजाद जी ने बदला था। और क्या रखा था, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, इसमें सोशलिस्ट वर्ड ऐड किया गया। ठीक है। जो इस सोसाइटी के सदस्य थे, उन्होंने काकोरी कांड किया। काकोरी कांड किया था, जो एट डाउन नाम की जो ट्रेन थी उसे रोका, जिसमें सरकारी खजाना जा रहा था उसको लूटा। और ये इंसिडेंट हुआ था 9 अगस्त 1925 को। जिसके बाद 40 क्रांतिकारी गिरफ्तार कर लिए गए थे, जिसमें से मुख्य रूप से रामप्रसाद बिस्मिल जी थे, अशफाक उल्ला खां जी थे, राजेंद्र लाहिड़ी जी को फांसी की सजा हो गई थी। और जो ये गिरफ्तार किए गए थे, इनका जो केस लड़ा था वो थे चंद्रभानु गुप्त जी ने क्रांतिकारियों का मुकदमा निःशुल्क लड़ा था। तो ये जो भी मान सकते हैं इनको याद रखिएगा। अब बात करेंगे अल्फ्रेड पार्क की, ये क्यों प्रसिद्ध है, ये हमें क्यों याद रखना चाहिए। 27 फरवरी 1931 को पुलिस से मुठभेड़ हुई थी, जिसमें चंद्रशेखर आजाद जी ने स्वयं को गोली मार ली थी, इसी पार्क के अंदर। ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। तो एक तो ये डेट और ये पार्क। 17 दिसंबर 1928 को जेपी सैंडर्स की हत्या करी भगत सिंह आजाद जी ने। ठीक है। 8 अप्रैल 1929 ईस्वी में भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय मंत्रिमंडल पर बम फेंका और स्वयं की गिरफ्तारी दी। ठीक है। डेट याद रखनी है, 8 अप्रैल, ये 17 दिसंबर। तो इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे। बात करें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, तो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है इसकी स्थापना ईओ ह्यूम ने करी थी, जो एक सिविल सर्वेंट थे, एक्स सिविल सर्वेंट थे, 1885 में। इसका पहले नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ था, बाद में इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किया गया। इसका जो प्रथम अधिवेशन था वो 28 दिसंबर 1885 मुंबई में हुआ था। आप ये एक बात हमेशा याद रखिए, प्रथम अधिवेशन से या जो भी इसके अलग अधिवेशन हुए हैं उनसे प्रश्न आते हैं। यहाँ पर हम आपको जो उत्तर प्रदेश में अधिवेशन हुए हैं इसके, वो हम आपको एक बार दिखा देते हैं। जो कांग्रेस के अधिवेशन उत्तर प्रदेश में हुए हैं वो इम्पोर्टेंट हैं। उनके अध्यक्ष कौन कौन रहे उनसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम बात करें उत्तर प्रदेश में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन, तो जो प्रमुख अधिवेशन है उनमें 1888, 1892 ईस्वी, 99, ये आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। स्थान भी दिए हैं और अध्यक्ष भी दिए हैं। ठीक है। तो ये थे इसके प्रमुख अधिवेशन। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट नहीं लेना है कोई बात नहीं, टेलीग्राम पे मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। बस आप पढ़िए, बाकी तो सब ठीक है। तो इस तरह से गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से लौटे 9 जनवरी 1915 को। गांधी जी ने कांग्रेस के 31वें अधिवेशन में लखनऊ में भाग लिया। ये नंबर याद रखना है, कब लिया, 31वें अधिवेशन में भाग लिया। भारत सत्याग्रह का पहला प्रयोग 1917 में चंपारण जो लोकेशन है बिहार में, वहां पर किया था महात्मा गांधी जी ने। 1937 में कांग्रेस ने संयुक्त प्रांत में सरकार बनाई। कब बनाई, 1937 में। 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन हुआ जवाहरलाल नेहरू द्वारा। और 15 अगस्त 1947 को अपना देश आज़ाद हो गया। ठीक है। तो भाई आज़ाद हो गए हम, लेक्चर से भी आज़ाद हो गए। तो कैसा लगा लेक्चर आपको, कमेंट सेक्शन में बताएं।
बाकी जो आने वाले लेक्चर होंगे उनमें लेक्चर भी होंगे, साथ में हम प्रैक्टिस सेशन भी करवाएंगे ताकि आपकी तैयारी और अच्छी तरीके से हो पाए। तो हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा है, लेक्चर अच्छा लगा है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। खुश रहिए, मस्त रहिए, तैयारी ताबड़तोड़ कीजिए। जय हिंद।